मैं सत्य प्रकाश सिंह वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में हम लोग रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में देखें और अब हम लोग अगले प्रकार को देखेंगे, जिसमें जो है शाखात्मक या शाखीय या आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन नॉर्मन एम क्राउडर महोदय ने किया है। इसे क्राउडर महोदय ने किया है, इसलिए इसे क्राउडेरियन अनुदेशन भी कहते हैं। इसे आंतरिक अनुदेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिगमकर्ता को स्वयं ही अपना निर्णय करके आगे बढ़ना होता है। क्राउडर की मान्यता है कि अधिगम की सार्थकता किसी क्रिया के फलस्वरूप केवल एक ही प्रतिक्रिया देने में नहीं, क्योंकि वह उस प्रतिक्रिया से सार्थकता और सरलता तो इस बात पर आधारित है कि अधिगमकर्ता किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में निर्णय करे कि जितने उत्तर दे सकता है वे, और फिर जो उत्तर दिए हैं उनमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं, और यदि सही नहीं है तो क्यों। तो नॉर्मन क्राउडर महोदय ने जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया, उन्होंने कहा कि छात्र को किसी भी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर देना उचित नहीं है, और छात्र को चाहिए कि वह छात्र को इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की स्वतंत्रता दी जाए कि छात्र अपने जो भी जितने भी प्रकार के उत्तर उसको समझ में आए वह उस प्रकार के उत्तर दे, और उसके साथ ही साथ वो ये देखे कि जो उसने कई उत्तर दिए और कई उत्तरों में कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है, इसकी जांच करे और ये देखे कि जो उत्तर सही है वो क्यों सही है और जो उत्तर गलत है वो क्यों गलत है। तो उन्होंने इस प्रकार के माध्यम से कहा कि छात्रों को किसी भी समस्या के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए उसको उसके अंदर जितने भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो उस सभी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करे और उसमें उनको देखे कि कौन सा सही कौन सा गलत है, कौन जो सही है वो क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है। इसके बाद वह अगले क्रम में अगले पद को सीखने का कार्य करे। इस जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें अगर देखें तो हम जो इसका पहला पद होता है वह रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के समान ही होता है, लेकिन इसमें अगले पद में भिन्नता आ जाती है। जो है वो भिन्नता इस तरह आती है कि जब हम अधिगमकर्ता जब पहले पद को का आंसर देने के बाद अगले पद पे जाता है तो वहाँ पे प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला होती है, और उस श्रृंखला के माध्यम से छात्र को उसमें सबसे सही उत्तर या सबसे सटीक उत्तर या उसको जो लगे कि नहीं ये सबसे इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है, सबसे ज़्यादा सही उत्तर है, उस उत्तर का चयन करता है और फिर वह अगले पद में अगले पद को सीखने का कार्य करता। और जो बहुविकल्प ये जो प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उस तरह के होते हैं। तो छात्र जब इसमें अपने विचार से जो उसको ज़्यादा उचित लगता है उस उत्तर का चयन करता है। उत्तर का चयन करने के बाद वह अगले पद पे जब बढ़ता है तो वह अपने उत्तर की जांच करता है कि जो हम उत्तर दिए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों उसको भी देखता है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है वो उसकी भी जांच करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में
पहला पद तो रेखीय अपक्रमित अन्वेषण के समान ही होता है, लेकिन अगले पद पे जाने पर छात्र को उत्तरों की एक श्रृंखला मिलती है और उसमें से जो ज़्यादा सही उत्तर होता है उसका वह चयन करके उत्तर का चयन करने के बाद वह अगले पद पे जाता है और अगले पद के माध्यम से उसके उत्तर की जांच होती है कि जो उत्तर दिया है वह कहाँ तक सही है, कितना और सही है तो तब भी वो प्रश्न को उसके उत्तर को देखता है, और गलत है तो वो देखता है कि हम मतलब जो गलत है तो क्यों गलत है। इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद फिर वह अगले पद पे आगे बढ़ता है। इस प्रकार हम लोग रेखीय अपक्रमित अन्वेषण के शाखीय अपक्रमित अन्वेषण के अर्थ को देखें या उसके स्वरूप को देखें। अब इसके अगले क्रम में हम लोग अब शाखीय अपक्रमित अन्वेषण की विशेषता को देखेंगे। शाखीय अपक्रमित अन्वेषण की पहली विशेषता है इसमें प्रत्येक पद का स्वरूप विस्तृत होता है। इसमें प्रत्येक पद का स्वरूप विस्तृत होता है, क्योंकि जब अभी हम लोग बात किए तो इसमें उसके उत्तरों को एक मतलब कई उत्तर रहते हैं, उसमें से उसको सही उत्तर का चयन करना होता है। यानी कि उत्तर जो होते हैं वह कहीं न कहीं से प्रश्न से संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादा सही लगे उस उत्तर का चयन करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पदों को ज़्यादा विस्तृत तरीके से छात्र के अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगली विशेषता है इसमें छात्रों को अपने उत्तर चुनने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में कहीं ये आपको बाध्य नहीं किया जाता है कि आप इन्हीं उत्तरों का चयन करें। यानी कि उन 4 में से आप किसी भी उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्नों के उत्तरों का चयन करने के लिए छात्रों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। छात्र अपने अनुसार अपने जो उनको ज़्यादा सही लगे उसका चयन करके उन उत्तरों का चयन करके अगले पद पे जाए। तीसरा इसमें छात्र अपनी गलती के सुधार का अवसर प्राप्त होता है। मतलब इसमें छात्रों को अपनी गलती का सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। जो उसमें उत्तर का चयन किए जो गलत है तो उस उत्तर की जांच अगले पद में करने के बाद उसमें सुधार करके सही विकल्प का चयन करके तब वो अगले पद पे जाते हैं। तो यानी कि उनकी जो प्रश्न का उत्तर है वो भी उनको मिल जाता है, यानी कि जो गलती किए रहते हैं उसमें सुधार करके तब वो अगले पद पे जाते हैं। अगला इसमें अधिगमकर्ता की तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि अभी हम लोग बात किए कि 4 विकल्प होते हैं या 5 विकल्प जो भी हो, कई शाखाओं में विभाजित होता है उसका उत्तर। तो उसमें से जो सही हो यानी कि वो उस पर विचार करता है, सोचता है और जो उसको ज़्यादा सही लगता है उसका उत्तर वो उसको अपने उत्तर के रूप में वो चयन करता है। तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से अधिगमकर्ता की तार्किक शक्ति का विकास होता है। अगला इसमें है यह प्रक्रिया अधिक रुचिकर होती है, क्योंकि इसमें जब हमको विकल्प मिल जाता है तो हम कहीं न कहीं से हमको उत्तरों के चयन में सरलता होती है और हम उन विकल्पों के माध्यम से अपने सही अनुक्रिया को करके उस विषय वस्तु को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र के अंदर विषय वस्तु को सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगला इसमें अधिगमकर्ता द्वारा जानबूझकर गलती की संभावना नहीं होती है, क्योंकि छात्र के सामने ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शनों में से चयन करना है तो वह कुछ भी करे, उसमें से ज़्यादा सही उत्तर का चयन करे। तो जानबूझ के मतलब सोचे भी कि नहीं हम गलत उत्तर का चयन करें, तो कहीं न कहीं से जो उत्तर होते हैं वो उससे संबंधित होते हैं और वह उन उत्तरों का चयन करके अपने अगले पद को या सीखने। तो इसमें हम देखते हैं कि छात्र जो है जानबूझ के भी सही गलत उत्तर का चयन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार अपक्रमित शाखात्मक अनुदेशन की विशेषता यही है। अब अगले क्रम में हम लोग इसकी कमियों को देखेंगे कि शाखात्मक अनुदेशन की कमियां क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली है इसमें अधिगमकर्ता के सामने कई उत्तर होते हैं, जिसके कारण छात्र उत्तरों में तुलना कर बिना समझे उत्तर दे देता है। यानी कि जब हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो कहीं न कहीं से हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगा कि पढ़ने की क्या आवश्यकता है या फिर हम क्यों इस तरह करें, उसी जो ऑप्शन होगा उसी में से जो हमको ज़्यादा सही लगेगा उस तरह का उत्तर दे दें। तो कहीं न कहीं हम विषय वस्तु को समझने का कम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प होता है और उस विकल्प के माध्यम से हम बिना सोचे समझे किसी भी उत्तर का चयन कर सकते हैं या फिर
जो उत्तरों की श्रृंखला होती है उसमें से हम किसी का चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छात्र होता है बिना समझे प्रश्नों का उत्तर दे देता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में वहाँ उत्तरों की एक श्रृंखला होती है। अगला इसमें जो कमी है कि शाखात्मक अनुदेशन को बनाने के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता, क्योंकि जो प्रश्नों की एक श्रृंखला बनानी है, पदों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर हर पद में उसके उत्तरों की एक श्रृंखला बनानी है, तो कहीं न कहीं ये सबके आसान। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होता है एक विशेषज्ञ शिक्षक की इस कार्य के लिए आवश्यकता होती है। अगला इसमें है ये अत्यधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें हमको एक विशेषज्ञ शिक्षक की आवश्यकता होगी और सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिसके माध्यम से हम यह देख सकें कि जो हम प्रश्नों को विकल्प, उत्तरों का विकल्प दे रहे हैं वो उससे संबंधित हो। इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने में कहीं न कहीं ये अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक खर्चीली विधि है। अगला इसमें है कि अधिगमकर्ता सीमित विकल्पों में से ही सही उत्तरों के चयन के लिए बाध्य होता है, यानी कि जो विकल्प दिए रहते हैं उन्हीं विकल्पों में से ही उसको उत्तर का चयन करना होता है। वह अपने अलग से कुछ नए चीज़ को या फिर अपने विचार से जो कुछ कहना चाहे उस चीज़ को वो नहीं कर सकता है। जो विकल्प के रूप में उसके पास उत्तर होंगे उन्हीं उत्तरों का चयन करना उसके लिए अनिवार्य होता है। तो इसमें हम देखते हैं कहीं न कहीं कि छात्र अधिगमकर्ता उस सीमित विकल्प को ही सीमित विकल्पों में से ही उत्तर के चयन के लिए बाध्य होता है। अगला इसमें है यह केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ये देखा जाता है सामान्य तौर पे कि यह जो विधि है यह छोटे स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है, यह बड़े कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला इसमें है, इसमें विषय वस्तु को समाहित करना कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो अब 4 विकल्प के माध्यम से हम सभी तरह मतलब उस पद के का सही अर्थ व्यक्त करें यह संभव नहीं है, यानी कि हम इसमें विषय वस्तु का सही अर्थ उन 4 विकल्पों के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते। तो सामान्य तौर पे हम लोग आज शाखीय अवक्रमित अनुदेशन का अर्थ, विशेषता और कमियों के बारे में देखें। धन्यवाद।